हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार के लिए केंद्रीय बजट 2025 का प्रभाव, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 70वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो, अपकमिंग 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या बिहार गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की, लाइक बिहार दरोगा हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। फैक्चुअल ओरिएंटेशन के साथ एनालिटिकल ओरिएंटेशन भी इसमें रहेगा, ताकि आपका एनालिटिकल और विश्लेषणात्मक समझ भी विकसित हो और इसमें जो भी फैक्ट्स आपको मिले वो आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, देखो, यदि केंद्रीय बजट की बात करें 2025 की, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ये सेंट्रलाइज रहा बिहार को लेके। खुद निर्मला सीतारमन जी के द्वारा वो मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहन के गई थी, तो इसको प्रमोट, मधुबनी पेंटिंग, तो इसको प्रमोट किया गया काफ़ी ज़्यादा। और कोई भी चीज़ जब सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट करी जाती है तो वो वैश्विक पनोरमा पे उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है। तो एक तरीके से कहिए कि ये टोटली इस साल का बजट ना बिहार को सेंट्रलाइज था, बिहार को डेडिकेटेड था किसी न किसी तरीके से। बहुत सारी सौगातें दी गई हैं और उन सारे सौगातों का जो मेन सेंट्रल थीम है, बिहार स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, उनको बांट के देखोगे तो ये टोटल 8 उभर के आते हैं। इसमें बात करी गई है, पहला मखाना बोर्ड की स्थापना की, दूसरा कोशी नहर परियोजना के पुनर्विकास की, तीसरा किसान क्रेडिट कार्ड सीमा में वृद्धि की, चौथा शैक्षिक निवेश की, आपका पांचवा हवाई यात्रा कनेक्टिविटी विस्तार की, छठा जल जीवन मिशन का विस्तार, सातवां गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, और आठवां है कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की बात करी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, एक एक करके इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए, मखाना बोर्ड की स्थापना की बात करें तो देखो, मखाना ना रेगुलेट नहीं है। मखाना का प्रोडक्शन हमारे बिहार में, आपको पता है कि 80% जो भी हमारे देश में मखाना का उत्पादन होता है उसमें 80% अकेले बिहार का योगदान है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है मखाने का बिहार। लेकिन यहाँ पे किसानों को, और आप देखोगे कि जो मखाना प्रोडक्शन में किसान लगे हुए हैं ना, वो सोसाइटी की लोअर स्ट्राटा में रहने वाले लोग हैं। जो जातिगत डिवीज़न है हमारे बिहार का, तो उसमें जो तथाकथित निम्न जाति के लोग हैं, फार्मर हैं, वहीं इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो उनकी मतलब बहुत सारा मेहनत करने के बाद बहुत कम पैसा मिलता है। और यही जब मीडिएटर इसमें आ जाते हैं और ये मार्केट में प्रोसेस होकर पहुँचता है, तो जो मखाना किसानों से 100, 150 और 200 रुपये किलो खरीदा जाता है, मार्केट में आते आते वो 1000 रुपये किलो बिकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें एमएसपी गारंटेड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है ये पूरा प्रोसेस। तो इसमें काफ़ी अच्छे से इसकी व्यवस्था करी गई है। बताया गया है कि मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन की स्थिति में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए मखाना कारोबार से जुड़े लोगों को क्या होगा, किसान उत्पादक संगठन के रूप में संगठित किया जाएगा, एफपीओ के रूप में। ठीक है, इससे क्या लाभ होगा? जैसे कि मैंने बताया, 80% अकेले बिहार में प्रोडक्शन होता है। 2022 में इसे जीआई टैग दिया गया था। इस कदम से क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसानों को लाभ की संभावना है। स्पेशली दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा जिलों में मखाना किसान मुख्य रूप से अत्यंत पिछड़े वर्गों से हैं। तो यदि इसको रेगुलेट किया जाए, पूरा प्रोसेस के थ्रू मखाना बोर्ड की स्थापना हो और गवर्निंग बॉडी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाएगा, तो इससे जुड़े हुए एफिलिएटेड लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, और सोसाइटी के निम्न स्तर पे, लोअर स्टार्टअप पे जो किसान हैं, उनका भी क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। तो देखो, मैं जो अभी इकोनॉमी का सिनॉप्सिस डाल रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो 15 मिनट, 20 मिनट और आधे घंटे की, तो उसमें यदि आप जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में पिछड़ापन है बिहार का, हरित क्रांति का लाभ हम नहीं ले पाए, और उसमें सरकार को क्या क्या करना चाहिए, सरकार आए दिनों, मतलब पिछले दिनों क्या क्या कदम उठा रही है, उन कदमों में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या योगदान है, ये मखाना बोर्ड की स्थापना को उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, यदि आप मेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वैल्यू एडिशन का काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही एड ऑन करना चाहिए आपको। कोई भी स्टैटिक टॉपिक जब आपने पढ़ लिया है और उस स्टैटिक टॉपिक से संबंधित कोई करंट अफेयर्स का न्यूज आपको पता चल रहा है, तो उसको ऐड ऑन करना लाजमी हो जाता है माय डियर फ्रेंड। ये आपके आंसर एंटी को डायनेमिक भी बनाएगा, इसका डायनेमिज्म बढ़ाएगा और साथ में नंबर गेन करने की संभावना भी बढ़ा देगा। ठीक है, अगला है कोशी नहर परियोजना के उद्धार के लिए मदद करी गई है। आपको पता है कि जो नॉर्थ बिहार है वो फ्लड प्रोन एरिया है, साउथ बिहार है वो ड्रॉट प्रोन एरिया है। नॉर्थ बिहार में जहां
मतलब विश्व की सबसे उपजाऊ जलोढ़ पट्टी पाई जाती है और किसान मेहनत करके फसल को लहलहाते हैं खेतों में और बाढ़ आ जाने की वजह से उनका फसल जो है बाढ़ के गाल में समा जाता है और उनको काफ़ी जान माल की हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, तो ये कितनी भयावह स्थिति। और सबसे बुरी बात ये है ना कि बिहार में बारिश हो या ना हो, नेपाल की स्थिति अगर विभत्स होती है, बारिश ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नेपाल पानी छोड़ता है और बाढ़ आ जाते हैं नदियों के थ्रू। ठीक है, तो ये काफ़ी इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसी को रेगुलेट करने को लेके नहरों वगैरह का जाल बिछाने के लेके और जो भी पहले से प्रयास करे गए हैं उनको फिर से रीडेवलप वगैरह करने को लेके ये प्रयास किए गए हैं। इसमें राज्य के मिथिलांचल क्षेत्र पे विशेष ध्यान दिया गया है। प्रमुख घोषणाओं में पश्चिमी कोसी नहर विस्तार, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता इसमें दी जाएगी। इस परियोजना के विस्तार और आधुनिकीकरण के बाद मिथिला के 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को खेती के लिए पानी भी मिल सकेगा। बिहार का टाल जो है उर्वर क्षेत्र है और यहाँ दाल की खेती ज़्यादा होती है। बजट में कहा गया है कि अगले 4 वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मसूर की सारी उपज की खरीदारी होगी। तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। यदि हम बात करें, अभी हम बात कर रहे थे शुरुआत में जब हमने पढ़ा था कि मखाना बोर्ड की स्थापना की बात करने की अनाउंसमेंट किया गया है कि इसका स्थापना की जाएगी। तो किसानों के पास बिहार में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, एक तो जो जोताकार है किसानों का वो काफ़ी कम है और लघु सीमांत किसान लगभग 91% इनकी हिस्सेदारी है। ठीक है, लघु और सीमांत किसान 91% हैं बिहार में। ठीक है, मात्र 9% ऐसे हैं जिनके पास ठीक ठाक जो है वो मध्यम और अपर एज के किसान हैं। लेकिन 90% 91% किसानों की ये दुर्दशा है जिनमें शिक्षा व्याप्त है, गरीबी है, उनको ऋण की सुविधा नहीं मिल पाती है ताकि एग्रीकल्चर में वो इनपुट कर सकें। और जो प्राइमरी स्टेप होता है ना वो इनपुट का होता है। तो इस इनपुट में यदि इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर से सस्ते में लोन मिल जाए, ऋण मिल जाए, तो किसानों को क्या होता है कि इनपुट के लिए पैसा मिल जाता है। और ऐसे सरकारी, इसके लिए यदि सरकारी इनिशिएशन लिया जा रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से किसान जो हैं पैसा उठाते हैं और अपने खेती में लगाते हैं, जहाँ पे उनको उच्च ब्याज दर देना होता है और वो गरीबी की विशेष साइकिल में पड़ते जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई है। जो पहले सीमा 3 लाख थी, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इससे किसानों को बेहतर वित्तीय सहायता तो मिलेगी ही और वे आधुनिक खेती में भी क्या कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे माय डियर फ्रेंड, निवेश कर सकेंगे। है ना, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव। अगला है हमारा शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश। यदि आप देखोगे तो अपने देश के जो टॉप नॉचेस यूनिवर्सिटी है ना, बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी उसमें नहीं आती। ठीक है, बिहार में IIM नहीं है, बिहार का IIT कोई मतलब लेना नहीं चाहता है। NIT की क्या दुर्दशा है आप सबको पता ही है, प्लेसमेंट वगैरह कितना होता है सब पता है आपको। ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बिहार में जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी काफ़ी लो लेवल पे है। तो गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ऑब्वियस स्टेट गवर्नमेंट के पास उतनी मतलब राशि नहीं होती है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं से ऊपर जाके ये अपलिफ्टमेंट वाला कार्य कर सके। हालांकि बेसिक लेवल पे तो सरकार कर ही रही है, राज्य सरकार, लेकिन इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा IIT पटना में 6500 नई सीटें जोड़ने की बात करी गई है। कितनी? 6500 नई सीटें जोड़ने की बात करी गई है और 3 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, ये एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ में जो AI एजुकेशन की बात करी जा रही है, साइंस एंड टेक की बात करें या इकोनॉमी की बात करें, तो ये AI केंद्र की स्थापना की बात करी जा रही है। ये दोनों सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखना। अगले 5 वर्षों में 7500 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी और जिससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा। AI शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। आपको पता है
कि मतलब लगभग 30 हवाई पट्टियां हैं बिहार में, जिसमें से संचालित कितने हैं? मात्र 3। पहला हो गया आपका पटना, दूसरा हो गया आपका दरभंगा, तीसरा हो गया आपका गया। लेकिन जो कमर्शियल फ्लाइटें जाती हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कार्गो जाते हैं, वो पटना और दरभंगा से ही जाते हैं। और आपको पता है कि लैंडलॉक स्टेट होने की वजह से एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे अपर लेवल के कम होने की वजह से बिहार में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। स्पेशली बिहार आपको पता है एग्रीग्रियन सोसाइटी है, 80% जनसंख्या यहाँ पे एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एफिलिएटेड है, एलाइड सेक्टर में काम कर रही है। तो उनका जो एक्सपोर्ट होता है ना, जैसे फल फ्रूट्स होते हैं, इनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है। तो ऐसे मतलब वाहन की सुविधा हो जो त्वरित वाहन प्रदान कर सकें, यातायात और परिवहन की सुविधा प्रदान कर सकें, तो इनका प्रोड्यूस जो है फार्मर्स का प्रोड्यूस जो है ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो पाएगा और नुकसान कम होगा। तो इसके वजह से एयरफील्ड कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है तथा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बिहार सरकार तो अब हमारे गांव-गांव में रोड बन गया है, तो वो रोड की कैपेसिटी कितनी होती है आप सबको पता है। वो 1 लेन या 2 लेन, मैक्स 2 लेन की सड़क तो नेशनल हाईवे में और स्टेट हाईवे में यहाँ पे काउंट करी जाती है, ठीक है। तो 2 लेन तो बहुत ही रेयरली मिलेगा, 1 लेन की सड़कें होती हैं जिसपे परिवहन जो है त्वरित नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साइकिल और मोटरसाइकिल और आपकी 4 चक्की छोटी गाड़ी चलने से मतलब नहीं है। मतलब है किसानों के और जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री हैं उनके उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके ट्रांसपोर्टेशन की। तो उसके लिए सुविधा जो है यात्रियों को ढोने के अलावा ये माल परिवहन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। देखो ग्रीनफील्ड मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ें नए तरीके से शुरुआत करना, ठीक है, नया सेटअप लगाना, नए इंडस्ट्री सेटअप करना, एकदम से जीरो से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो प्रोडक्शन तक जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ब्राउन फील्ड का मतलब कि पहले से वो है अवेलेबल है, उसमें और इन्वेस्टमेंट करके उसको अपलिफ्ट किया जाएगा, उसको रीडेवलप किया जाएगा, उसमें सुधार वगैरह किया जाएगा। बात आ गई समझ में। तो इसमें 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट का खुद विस्तार किया जाएगा जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी तथा उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगला है हमारा टॉपिक जल जीवन मिशन का, जिसमें विस्तार किया गया है। बिहार के हर घर तक जल से नल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। देखो राज्य सरकार ना, नीतीश गवर्नमेंट की बात करें, ऑब्वियस लोकतंत्र में हमें गवर्नमेंट से पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अच्छे डीड्स को ना अप्रिसिएट भी करना आना चाहिए हमें, ठीक है, एक अच्छे नागरिक के तौर पे। तो मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, ठीक है, पूरी लाइफ खपाई है और राजनीति से ऊपर उठ के भी बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी वर्तमान में शायद उनकी उतनी पकड़ नहीं है कि बीपीएससी के बच्चों की बात नहीं सुन पा रहे हैं, उनके दुखद स्थिति को मनन करने को लेके तैयार नहीं है। और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव अगर उसमें देखो आप सीढ़ियों में, तो उसमें चाहे लोअर सीढ़ी हो या बड़ी सीढ़ी हो, दैट मीन्स लोअर केस हो या अपर केस हो, सब में करप्शन बहुत ज़्यादा व्याप्त है। अब केस स्टडी आप देखो डीईओ का, जो बेतिया का डीईओ 70 करोड़ की संपत्ति पकड़ाई थी उसके यहाँ, कहाँ से आया उतना पैसा। तो करप्शन के प्रति इनकी जो जीरो टॉलरेंस की स्थिति मतलब पॉलिसी थी शुरुआत में, कहीं ना कहीं ये उससे समझौता करते हुए दिख रहे हैं। और साथ में इनकी बहुत सारी योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन, इसके साथ साथ साइकिल बांटो योजना वैश्विक लेवल पे सराहना करी गई है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाया, साथ में वैश्विक लेवल पे भी इसकी सराहना करी गई है। तो इन सारी चीज़ों से नकारा भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसको क्या करा गया है कि 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अभी भी यदि आप केस स्टडी के तौर पे देखोगे, अपने गांव में जाओगे, तो जल जीवन मिशन का जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। मोटर बिगड़ जाता है तो पता है कि जो वार्ड कमिश्नर के पास, वार्ड सदस्य के पास उसका चार्ज है वो ढंग से सही नहीं कराता, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को दे दी गई हैं। तो कहता नहीं प्राइवेट कंपनियां आएंगी या प्राइवेट एंटिटी लोग आएंगे तो वो अपना सही करेंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो लोगों को क्या होता है, उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सामने नल लगा हुआ है और मोटर खराब हो जाने की वजह से लोगों को साफ सुथरा पानी नहीं मिल पाता,
ठीक है, तो इसका भी सुधार होना चाहिए। ठीक है, इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट का क्या होगा, समाधान होगा। गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की बात करी गई है। गिग वर्कर्स का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे वो होता है कि 1-2 महीने आपको आवश्यकता पड़ी तो आप काम उम करा लिए, उसके बाद फिर खत्म कर दिए, मतलब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं है इसका तात्पर्य। ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा और इससे इन श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और रोजगार लाभ भी मिल सकेंगे। देखिए, ऑनलाइन आंसर राइटिंग के लिए और ऑफलाइन आंसर राइटिंग के लिए आंसर राइटिंग सबसे एक टीचर के लिए डिफ़िकल्ट काम होता है और डेडिकेशन का, सबसे ज़्यादा डेडिकेशन का काम होता है। यदि मैं 50 बच्चों को बैठा के अपने क्लास में या 5000 बच्चों को पढ़ा लूँ तो उनके लिए, उनको पढ़ाना बहुत ही आसान है, लेकिन एक शिक्षक के तौर पे बच्चों की मन स्थिति को जांचने के लिए हमें उनके द्वारा लिखे गए एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को और वाक्यांश को पढ़ना पड़ेगा। तब जाके हम उनकी मेंटल स्टेटस और किसी सब्जेक्ट की कितनी अच्छी समझ है, कोई ग्रामेटिकल एरर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो प्रश्न के मूल डिमांड को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, हम क्या करते हैं, उसको डिसीजन ले पाते हैं, जस्टिफाई कर पाते हैं। तो यदि आप वाकई में चाहते हो कि 17वीं बीपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाए और ये आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट ही साबित हो और सिलेक्शन लेके आप अपना जीवन सेटल करो, तो आप हमसे आंसर राइटिंग के लिए जुड़ सकते हो। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए आप बीपीएससी का संधान कर सकते हो। एक फिर से नंबर बता दे रहा हूँ 97-170-58-805। ठीक है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा। देखो, तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की इसमें योजना है। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू होंगी, जिससे स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ये अपने आप में बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण स्टेप है, आप सोचो। जहाँ की 80% जनसंख्या किससे एफिलिएटेड है, एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और यहाँ का जो लैंड है उसमें 77% लैंड पर जो है एग्रीकल्चर की जाती है। तो ये एग्रीग्रियन सोसाइटी है। ऑब्वियस इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग बैकवर्ड स्थिति में हैं, तो इस एग्रीग्रियन सोसाइटी के लिए ये सारे स्टेप कितने बड़े हो सकते हैं। मैंने शुरुआत के कक्षाओं में भी आपको बताया हूँ कि देखो, बिहार में 3 इंडस्ट्री डेवलप कर सकती है, IT बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल, इन सब में जो सबसे अपर लेवल का है ना, वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेके इधर ये सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, तो ये सराहनीय कदम है और इस कदम के लिए ये सारी चीजें करी गई हैं। ठीक है। इसके अलावा पूंजी निवेश को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त आवंटन भी प्रदान किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों को शीघ्रता से पूरा करा जाएगा। साथ में पूर्वी भारत के विकास के लिए केंद्र सरकार की जो पूर्वोदय पहल है, पूर्वोदय पहल मतलब जो भी ईस्टर्न स्टेट है इंडिया के, उनका डेवलपमेंट करना, जो पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी की स्थिति में है, ठीक है, इसके तहत पूर्वोदय योजना के तहत बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। गया में एक IIM की स्थापना की बात करी गई है। ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे के तर्ज पर 17 विष्णुपद और महाबोधि मंदिर गलियारे के व्यापक विकास के लिए समर्थन का भी वादा किया गया है और नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप तक पुनर्जीवित करने के लिए सहायता का वचन दिया गया है। मैं बताता हूं कि ये जो भी अलॉटमेंट है, जो भी कमिटमेंट है, ये पूर्ण रूप से यदि फुलफिल कर दिया गया ना, तो ये बहुत सारा बिहार के अपलिफ्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा योगदान देने वाला है। तो ये सारी चीज़ें यूनियन बजट 2025 में बिहार के लिए अनाउंस करी गई हैं, बिहार के लिए अलॉट करी गई हैं। होप कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे अच्छी तरीके से, करप्शन फ्री और राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के वजह से, प्रशासनिक दृढ़ इच्छा शक्ति के वजह से हो और हमारी जो अभी
अभिशप्त लोग हैं। अभी सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेंट लेबर बन के दूसरे राज्यों में जाने के लिए अभिशप्त हैं और इन ह्यूमन कंडीशन में कार्य करके पैसा भेजते हैं और अपने परिवार का लालन पालन पोषण करते हैं। वो अपने स्टेट में ही कार्यरत हों, काम करें और थोड़ा कम भी पैसा कमाएं, लेकिन अपने परिवार के साथ शाम की रोटी खाएं, अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखें और अपने परिवार का पालन पोषण करें। उनका जीवन सुख और शांति में और सम्मानपूर्वक जिए और गरिमापूर्ण जीवन वो जिए, इस आशा के साथ और आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।